हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। वोकैब के सेगमेंट में आज हम लोग करने जा रहे हैं इडियम्स, और इडियम्स में भी एक खास सेगमेंट है आज का, और वो है कलर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा, एग्ज़ाम आपने प्रीवियस पेपर लगाया होगा या आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे इडियम्स मिले होंगे जो कलर्स पर बेस्ड होते हैं, कुछ एनिमल के नाम पर बेस्ड होते हैं। जैसे एनिमल में आता है ब्लैक शीप आ गया, डार्क हॉर्स आ गया, इस तरह का आ गया। ऐसे ही कलर में बहुत होता है, इन ब्लैक हो जाता है, इन रेड हो जाता है। ठीक है, और तमाम इसी तरह के हैं, येलो जर्नलिज्म आ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इडियम्स हैं जो कलर्स पर हैं, ख़ास तौर से वाइट है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, गोल्डन है, ग्रीन है। जैसे कभी कभी आता है ग्रीन थंब। अब ग्रीन थंब का मतलब क्या होता है? हरा अंगूठा। अब हरा अंगूठा कोई चीज़ नहीं होती है भाई, हरा अंगूठा नहीं होता। एक्चुअली ये ग्रीन थंब का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो एग्रीकल्चर में या खेती बाड़ी के काम में, पौधे उगाने में, इन सब में बहुत एक्सपर्ट होता है, जिसका हाथ बहुत साफ होता है, उसको ग्रीन थंब कहते हैं। इसी तरह से कलर पर बेस्ड बहुत सारे इडियम्स हैं। तो ख़ास तौर से जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मेरे टारगेट रहते हैं, तो मैं उन्हीं को सबसे पहले उठाया हूँ। एक आध दो जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं वो भी हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं, ऐसे का कलेक्शन किया हूँ। तो करीब 45 इडियम्स हैं। ठीक है, तो ये 45 इडियम्स आप पढ़िए जो कलर्स पर बेस्ड हैं। उसके बाद फिर हम लोग बर्ड्स और एनिमल्स पर बेस्ड करेंगे। कुछ एनिमल पर हम लोगों ने सेगमेंटेड चलाया था, जैसे डॉग पर, हॉर्स पर मैंने अलग से बनाए हैं, कैट पर अलग से बनाए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। अब की बार जो एनिमल्स पर बनाया हूँ वो सारे एनिमल्स का इकट्ठा करके बनाया हूँ, खास तौर से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वैसे ये बात मैं आप लोगों को बार बार कह चुका हूँ कि मेरा जो कलेक्शन का सोर्स होता है वो प्रीवियस ईयर ही होता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको क्या बताएं, कितना बताएं कि ये कलर्स पर इडियम्स कैसे हैं, आँख के सामने है, तो चलो देख ही लेते हैं ना एक एक करके कि ये कौन से हैं। आप लोग एंजॉय करिए इन कलर्स पर बेस्ड इडियम्स का, और अपनी अंग्रेजी को स्टाइलिश बनाइए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्वालिफाई करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने कलर चुना है वो कौन सा है? वो है ब्लैक। देखो भाई, ये मेरा फेवरेट कलर भी है। ठीक है, अब ब्लैक पर देखते हैं कि कितने इडियम्स हैं। कुछ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने भी अच्छे अच्छे लगे। तो पहला इडियम आप देख रहे होंगे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ब्लैक शीप। ठीक है, ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? शीप भेड़ हो गई, ब्लैक मतलब काला हो गया, तो काली भेड़ हो गया, तो ये तो मतलब निकलेगा नहीं। देखो, अंग्रेजी में जब इडियम्स पूछे जाते हैं तो अगर शीप लिखा हो तो उसमें मीनिंग में शीप नहीं आएगा, और ब्लैक लिखा हो तो मीनिंग में ब्लैक नहीं आएगा। जो चार ऑप्शन आएंगे उसमें ब्लैक और शीप, ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिएगा, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए। ब्लैक शीप का के मीनिंग में कहीं ब्लैक और शीप नहीं आने वाली, मीनिंग कुछ और ही जाएगी। तो देखो, ब्लैक शीप कहते किसको हैं, रियल मतलब पे आ जाते हैं। रेड कलर में मीनिंग लिखी हुई है, ब्लैक कलर में आपका क्या लिखा है, उसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दिया हुआ है, ब्लू कलर में इडियम लिखा हुआ है, पूरे में यही सिस्टम चला है। ठीक है, तो ब्लैक शीप का मतलब एक ऐसा आदमी होता है। ठीक है, एक ऐसा आदमी हर परिवार का या अपने ग्रुप का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर जगह ह्यूमिलिएशन का कारण बनता है, एम्बैरेसमेंट का कारण बनता है। परिवार में कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो परिवार के एम्बैरेसमेंट का कारण बनेगा, वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे परिवार समाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ब्लैक शीप, जिसकी वजह से परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़े, सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट होना पड़े। बात समझ में आ गई? चलिए अंग्रेजी में समझा देते हैं। पर्सन हु इज ऑड वन आउट, कोई ऐसा पर्सन है जो ऑड है, तो जो ग्रुप से अलग है। ठीक है ना, अपर ग्रुप। समवन हु इज डिसग्रेस, जो कि अपमान का कारण है, या एम्बैरेसमेंट टू देयर ग्रुप, परिवार या अपने ग्रुप के लिए जो शर्मिंदगी का कारण बनता है, यही मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो आगे देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा, आई हैव ऑलवेज बीन द ब्लैक शीप इन माई फैमिली, मैं अपने परिवार में हमेशा ब्लैक शीप रहा हूँ। ब्लैक शीप का मतलब यहाँ क्या हुआ कि निकम्मा आदमी, जिसकी वजह से परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ठीक है, तो ओरिजिनली मत समझना कि मैं अपने लिए लिखा हूँ। ठीक है, ये मैं नहीं हूँ। ठीक है, मेरी वजह से मेरे परिवार को कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी है। ठीक है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड फॉर योर फन। ठीक, मजा लो और ऐसे ही मजाक मजाक में एग्जाम्पल्स को समझो, इडियम्स को समझो। बस पढ़ाने का यही एक तरीका होता है, जितना हंसी मजाक हो जाएगा वो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। ठीक, इन सब के पीछे एक पर्पज होता है। चलो ब्लैक पर हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा इडियम जो ब्लैक पर है वो है ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन लगा होगा। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब एवरीथिंग इन रिटन, सब कुछ रिटन में चाहिए। टू हैव समथिंग रिटन मतलब लिखा हो, रिटन डाउन ऑन पेपर, कागज पे सब कुछ लिखा हुआ। जैसे हमारे तुम्हारे बीच जो बात हो रही है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई समझौता हो रहा है,
ओरल नहीं है, कहा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ हो, ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उसको कहते हैं, जैसे कहते हैं गिव मी योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब क्या, वो लिख के दो, लिख के दो, ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिखा है कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट बिलीव मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे ऊपर यकीन क्यों कर रहे हैं। इवन इफ आई एम रेडी टू गिव यू माई स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि मैं अपना स्टेटमेंट लिखित में देने को तैयार हूँ, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। समझ में आया। इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या मतलब होता है, लिखित में, इन रिटन, ठीक है, इन राइटिंग कहते हैं। अगला जो ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक के साथ ब्लू बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है, कभी सुना होगा कि आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, मतलब आई विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, मतलब मैं मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल दूंगा। तो कौन वाला होता है, फिल्मों में देखा होगा, कभी बॉक्सिंग वॉक्सिंग में देखा होगा, इतना मारते हैं कि आंखों के नीचे लाल लाल गड्ढे, काले काले गड्ढे, चेहरे पर तमाम नीला नीला काला काला निशान पड़ जाता है, फूट फाट जाता है, खून नहीं निकल रहा होता है, ठीक है, खून नहीं निकलेगा, एकदम ब्रूइस्ड हो जाता है पूरी बॉडी, तो जिसको कहते हैं ना कचूमर निकालना, उसी को कहते हैं टर्न टू जेली, जिसको कहते हैं। ब्लैक एंड ब्लू, मार मार के कचूमर निकालना। अब इसका मतलब क्या होता है ना, ब्रूइस्ड बैडली, ब्रूइस्ड बैडली का मतलब बहुत बुरी तरह धुस्त चोट जिसको कहते हैं ना, लगती है अंदर ही अंदर, वही है। जॉन्स फेस वाज ब्लैक एंड ब्लू, जॉन का चेहरा क्या हो गया था, एकदम ब्लैक एंड ब्लू हो गया था आफ्टर द बॉक्सिंग मैच। अगर वो बॉक्सर होगा और खूब ठुकाई हुई होगी, तो उसके बाद बॉक्सिंग के बाद जब लौटते हैं तो चेहरा जैसा हुआ रहता है, कहीं लाल कहीं नीला कहीं काला, तो एकदम बिल्कुल वैसे ही समझो, उसको कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू। हिंदी में देसी भाषा में कहते हैं मार मार के कचूमर निकाल देना। अब समझ में आ गई बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा इडियम नंबर 4, ब्लू पर, सॉरी ब्लैक पर है। टू ब्लैक बॉल समवन, टू ब्लैक बॉल समवन का मतलब होता है किसी को समाज से निकाल देना। कोई आदमी जिसने कुछ ऐसा काम किया जो एंटी सोशल है, असामाजिक है, और समाज में उस ग्रुप के लोगों ने उनके यहाँ उठना बैठना, पानी पीना, संबंध बनाना छोड़ दिया, तो इसको कहते हैं हुक्का पानी बंद करना। गांव में हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं कि उनका हुक्का पानी बंद कर दो, समाज से बहिष्कृत कर दो, बिरादरी के बाहर निकाल दो, उनके यहाँ खाना पीना रिश्ता संबंध कोई कुछ नहीं रखेगा, तो उसी को कहते हैं ब्लैक बॉल समवन, मतलब समाज से बहिष्कृत करना। देखो मीनिंग देखो, टू एक्सक्लूड या ऑस्ट्रेसाइज समवन सोशली, सोशली का मतलब क्या हुआ, सामाजिक रूप से। ऑस्ट्रेसाइज इस वर्ड पर गौर करना, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है समाज से निकाल देना, ठीक है। एक्सक्लूड का मतलब हो गया समाज से निकाल देना, किसी को सोशली बहिष्कृत कर देना। अब एग्जाम्पल देखो, देयर कंपनी हैज़ बीन ब्लैक बॉल्ड, तो उस कंपनी को क्या कर दिया गया, ब्लैक बॉल कर दिया गया। कब, एवर सिंस दैट स्कैंडल वाज ऑल ओवर द न्यूज़पेपर, कोई घोटाला हुआ था, पूरे न्यूज़पेपर में छप गया था, उसके बाद उस कंपनी को लोगों ने क्या किया, ब्लैक बॉल कर दिया, मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया, उसके यहाँ नहीं खाएंगे पिएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई समाज से बहिष्कृत होना। अब अगला जो हमारा इडियम है वो है नंबर 5 पर, ब्लैक में क्या लिखा है, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक। अब ये बहुत मज़ेदार मुहावरा है। आप लोगों में से जितने भी लोग गांव के होंगे और ख़ास तौर से पूर्वांचल के होंगे, एक मुहावरा है, अवधी में चलता है, कुछ पूर्वांचल में चलता है। मुहावरा यह है कि गांव में हमारे यहाँ कहा जाता है कि सूप कहे तो कहे, चलनी भी कहे, जिसमें 72 छेद। तो जो लोग उस तरफ के होंगे वो समझ तो गए होंगे ना हम कहना क्या चाह रहे हैं। सूप क्या होता है, एक विनोइंग डिवाइस होती है। सूप जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे, जिससे गेहूं वगैरह को वो पछोरा जाता है, ठीक है, उसमें से कंकड़ वगैरह निकाला जाता है, तो उसमें 8-10 छेद होते हैं। और एक होता है चलनी, तो चलनी में तो आप जानते ही होंगे कितने छेद होंगे, छेद ही छेद होते हैं। तो अगर सूप चलनी पे कोई छेद होने का आरोप लगाए तो समझ लो इसका मतलब क्या होगा। मतलब ये होता है कि हम दूसरों की उसी गलती की आलोचना करें जो गलती हम खुद किया करते हैं, जो काम हम खुद करते हैं वही काम दूसरों में हम गलत कहें, तो इसी को कहा जाता है पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक। पॉट का मतलब कड़ाही, कड़ाही केतली को काला कह रही है, बताओ, जबकि कड़ाही खुद केतली से ज़्यादा काली होगी। ठीक, बात समझ में आए। तो चलो अब मीनिंग देखते हैं। द पर्सन हु हाइपोक्रिटिकली क्रिटिसाइजेज या अक्यूजेज समवन एल्स इज एज गिल्टी एज द पर्सन ही आर सी क्रिटिसाइजेज एट द अक्यूज। मतलब जितना दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उससे ज़्यादा अपराधी, उससे ज़्यादा गलत खुद हैं, लेकिन दूसरे को कहते हैं।
इसी को कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखो, शी केप्ट टेलिंग मी, वो मुझसे बार बार कहती है कि आई शुड नॉट डू दैट, बट दैट्स लाइक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। क्यों? क्योंकि सी डज इट हर सेल्फ टू, वो उस काम को खुद ही करती है, लेकिन मुझे कहती है कि ये काम नहीं करना चाहिए। मतलब हुआ कि पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ठीक, बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ, देखो 6 है इन समवंस ब्लैक बुक्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा किसी से संबंध, किसी मतलब कोई हमारा बॉस हो या हमारा जो भी हमारा है सीनियर है, उससे हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, टर्म्स अच्छे नहीं हैं। जैसे ये कह सकते हो इन गुड टर्म्स, तो हमारे उसके टर्म अच्छे नहीं हैं, वो होगा ब्लैक बुक्स। और हमारे उसके टर्म अगर अच्छे हैं तो इसी को हम कहते हैं इन समवंस गुड बुक्स। ठीक, इफ़ यू आर इन समवंस गुड बुक्स, तो इसका मतलब आपके उसके टर्म्स बहुत अच्छे हैं, आपका उसका संबंध बहुत अच्छा है, आप उसके फेवरेट हैं, वो आपका फेवरेट है। ठीक है, तो ये होता है इन गुड बुक्स। तो यहाँ मैं गुड बुक्स का दिया नहीं हूँ क्योंकि बात हो रही थी कलर की, इसलिए लिखा नहीं। अच्छा, ब्लैक बुक्स कलर से रिलेटेड है तो यहाँ लिख दिया, गुड बुक्स कलर से रिलेटेड नहीं था तो नहीं लिखा हूँ, पर बता तो सकता हूँ ना, तो मैंने बता दिया। टू बी इन समवंस ब्लैक बुक्स का मतलब किसी से हमारे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, और टू बी इन गुड बुक्स का मतलब हुआ उससे हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, खासतौर से ऑफिशियली यूज किया जाता है ये। जैसे मीनिंग में देखो, टू बी इन डिसग्रेस या इन डिसफेवर। डिसफेवर का मतलब क्या हुआ? वो आपका फेवर नहीं लेता विद समवन। ठीक, जैसे आगे देखो एग्जाम्पल दिया है कि आफ्टर दैट आर्गूमेंट यस्टरडे, कल जो बहस हुई थी उसके बाद, आई एम श्योर दैट यू विल बी इन द ब्लैक बुक्स ऑफ द बॉस। ठीक है, कि आप बॉस की ब्लैक बुक्स में होंगे, मतलब वो आपके उसके टर्म्स खराब हो जाएंगे, वो आपका फेवर नहीं करेंगे, आप उसके लिए डिसफेवरेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था टू बी इन समवंस ब्लैक बुक्स। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ लिखा है इन द ब्लैक, और इसी से मिलता जुलता एक इडियम और है इन द रेड। तो आप ऐसे भी समझ लेना कि रेड का मतलब खतरनाक होता है। ठीक है ना, तो रेड मतलब खतरनाक होता है, तो इन द रेड का मतलब होता है इन डेप्ट, कर्ज में डूबे हैं। और इसी का ठीक उल्टा होता है इन द ब्लैक। इन द ब्लैक का मतलब कर्ज में हो तो कर्जा उतर जाए, प्रॉफिट की कंडीशन में होना, डेप्टेड ना होना, कर्ज में ना होना। ठीक है, तो वो होता है इन द ब्लैक। फिर से एक बार सुन लीजिए, इन द रेड का मतलब कर्ज में डूबा होना, और इन द ब्लैक का मतलब कर्ज से बाहर हो जाना। तो देखो क्या लिखा है इन द ब्लैक में, मीनिंग मैंने क्या लिख रखी है, तो इन द ब्लैक की मीनिंग देखो लिख रखी है मैं, आउट ऑफ डेप्ट। ठीक, ध्यान देना क्या लिखा है, आउट ऑफ डेप्ट, या सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल कंडीशन में होना। एग्जाम्पल देखो, द कंपनी हैज़ बीन इन द ब्लैक एवर सिंस द CEO, नए वाले जो CEO है, टुक ओवर, जब से इन्होंने चार्ज संभाला है तब से कंपनी फायदे में चल रही है, एंड चेंज्ड इट ऑल अराउंड, और वो आए, इन्होंने चार्ज संभाला, उन्होंने कंपनी को बदल दिया, तब से कंपनी इन द ब्लैक है, मतलब आउट ऑफ डेप्ट है, कर्ज के बाहर हो गई है, प्रॉफिट कमा रही है। ये होता है इन द ब्लैक। अब फिर जाएगा इन द रेड आएगा तो वहाँ फिर समझेंगे इसको, एक बार फिर दोहरा देंगे। अब आ जाओ, अगला वर्ड है पिच ब्लैक। तो पिच ब्लैक एक्चुअली दिस इज नॉट एन इडियम, इंस्टेड इट इज अ फ्रेज। ये एक फ्रेज है, और फ्रेज कैसा है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये इडियम नहीं है। ठीक है ना, तो पिच ब्लैक का मतलब क्या हुआ, घना अंधेरा, एकदम डार्क ब्लैक। ठीक है, तो वेरी डार्क, एकदम घना अंधेरा। ठीक, जिसमें ये कहते हैं कि यू आर अनेबल टू से एनीथिंग, इतना अंधेरा कि आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। ठीक है, उसको कहते हैं पिच ब्लैक। ठीक, एग्जाम्पल देखो, आई वॉज एफ्रेड टू गो डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों पर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। द होल हाउस वॉज पिच ब्लैक एंड वेरी क्वाइट। ठीक, समझ में आ गया, चलो तो पिच ब्लैक समझ में आ गया। अगला है ब्लू, हम लोग ब्लैक से बाहर आ गए, अब आ जाओ कहाँ, ब्लू पे जितने भी इडियम्स बने हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक, तो पहला है ब्लू पर बना हुआ इडियम आउट ऑफ द ब्लू। तो ये आउट ऑफ द ब्लू का क्या मतलब होता है, ऐसे समझना, ऐसे ब्लू यूज किया जाता है स्काई के लिए। ठीक है ना, आसमान के लिए यूज किया जाता है। तो आउट ऑफ द ब्लू का मतलब आसमान से कोई मुसीबत गिरी। ठीक,
आसमान से कोई मुसीबत की तो पहले से पता नहीं होता ना। मान लो कहीं आसमान से बिजली गिरी तो हमको तुमको किसी को पता नहीं होता कि बिजली कहाँ गिरने वाली है। तो अचानक आई मुसीबत, आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या हुआ, अचानक आई कोई मुसीबत। अच्छा, मुसीबत ही नहीं होगी, कोई मतलब ऐसे भी कोई चीज़ सडनली मिल जाए, कोई सडनली कुछ हो जाता है तो उसको भी आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं। एक्चुअली ये यूज ज़्यादातर निगेटिव सेंस में ही किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, टू अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, टू अपीयर आउट ऑफ नोवेयर मतलब न जाने कहाँ से अचानक सामने आ जाए कोई, विदाउट एनी वार्निंग या टू हैपन क्वाइट सडनली। समझ में आ गया, यहाँ से समझो ना आराम से। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब आसमान से अचानक कोई मुसीबत आ जाती है तो उसको कितने आउट ऑफ द ब्लू। अब यूज देखो, यू वोंट बिलीव, ठीक, यू वोंट बिलीव इट बट माई ओल्ड चम कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू यस्टरडे। तुम्हें यकीन नहीं होगा, कल मेरे बचपन के दोस्त, ओल्ड चम का मतलब बचपन का, लंगोटिया यार, कल मेरे लंगोटिया यार ने, बचपन के दोस्त ने मुझे अचानक कहीं से बुलाया आउट ऑफ द ब्लू एंड टोल्ड मी ही इज़ कमिंग टू विजिट। उसने फ़ोन किया और बोला कि कल मैं मिलने आ रहा हूँ। सोचो, तो ये हो गया अचानक, किसी को कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। हालांकि ये अच्छी खबर थी, ज़्यादातर ये बुरी खबर के लिए यूज किया जाता है। अब अगला आ जाओ, अगला क्या लिखा है ब्लू पर, ब्लू पेंसिल। ब्लू पेंसिल का मतलब नीली पेंसिल, ना 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 ना, ये ब्लू पेंसिल का मतलब नीली पेंसिल नहीं होता, बल्कि ब्लू पेंसिल का मतलब होता है सेंसर कर देना किसी चीज़ को। सेंसर का मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ लिखा आपने, कोई पोएम लिखी तो उसमें कुछ आपत्तिजनक है तो वो काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वॉट एवर इज ऑब्जेक्शनेबल वो क्या हो जाएगा, वो रिमूव कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं सेंसर कर देना। टू सेंसर समथिंग, ब्लू पेंसिल का मतलब टू सेंसर समथिंग। ये किस तरह से यूज किया जाएगा, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, द रिपोर्ट्स अबाउट हाउ सोल्जर्स वर बीइंग ट्रीटेड अब्रॉड, ये खबर कि सैनिकों के साथ विदेश में कैसा व्यवहार हो रहा है, हैड बीन ब्लू पेंसिल्ड मतलब उसको सेंसर कर दिया गया बाय द अथॉरिटीज, अथॉरिटीज ने उसको सेंसर कर दिया। ब्लू पेंसिल्ड का मतलब सेंसर्ड, मतलब क्या हुआ, उसमें काट छांट कर दी गई। वॉट एवर वाज ऑब्जेक्शनेबल हैड बीन रिमूव्ड, उसको हटा दिया गया वहाँ से, ठीक है। चलो आओ, ब्लू पेंसिल के बाद हम आ जाते हैं ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय, नीली आँखों वाला लड़का। तो यहाँ मीनिंग में ना लड़का होगा ना नीली आँखें होंगी, ठीक, जैसा सीधा सा मतलब हुआ, ठीक है। तो मीनिंग होगी क्या, देखो, वन हु इज़ ऑलवेज पिक्ड फॉर स्पेशल फेवर्स। जैसे कोई काम हो तो कभी कभी क्या होता है ना, घर में भी ऐसा होता है कभी कभी, और ऑफिस वगैरह में भी होता है, स्कूल कॉलेज में भी अक्सर ऐसा होता है। एक बंदा ऐसा होता है जो किसी के काम को मना नहीं करता, या फिर वो हर काम में एक्सपर्ट होता है। तो हर आदमी, पता लगा प्रिंसिपल भी उसी को बुला रहे हैं, अरे उसको बुला लो ज़रा, प्रिंसिपल भी बुला लिए, क्लर्क को कोई काम हुआ उसी को बुला लिया, किसी टीचर को काम हुआ उसी को बुला लिए, ठीक है। तो वही आदमी बार बार बुलाया जाता है, उसी आदमी को सब लोग बुलाया करते हैं किसी भी काम के लिए, उसको बुला लो उसको बुला। मतलब क्या हुआ कि वो सबका फेवरेट है काम के लिए, और वो हर काम में माहिर है, उसका एटिकेट ऐसा है कि वो किसी को ना नहीं करता है। तो ऐसे लड़के को ब्लू आइड बॉय कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, ब्लू आइड बॉय, जिसको हर कोई अपना काम सौंपता हो, विश्वास के काबिल होगा और योग्य होगा। दो कारण होते हैं, ठीक है। अब यहाँ मीनिंग देखो, मीनिंग में फिर से एक बार बता चुका हूँ, फिर भी, वन हु इज ऑलवेज पिक्ड फॉर स्पेशल फेवर बाय समवन, ठीक, इन अ पोजिशन ऑफ हायर अथॉरिटी। कोई भी आदमी जो आपका बॉस हो वो बार बार आप ही को बुलाता है किसी काम के लिए, तो आप क्या होंगे, आप हो जाएंगे अ ब्लू आइड बॉय। देखो, आई डोंट लाइक दैट द मैनेजर ऑलवेज ट्रीट्स हिम एज इफ ही इज स्पेशल, ही इज सच अ ब्लू आइड बॉय। तो इन्होंने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है कि मैनेजर हर काम के लिए उसे ही स्पेशल ट्रीट करते हैं, वो इतना ब्लू आइड बॉय है। मतलब बात समझ में आ गई, अभी थोड़ी देर ऊपर समझाया था इसी बात को। चलो अगला है ब्लू में अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हुआ, अचानक आई मुसीबत, ठीक, इस ये है मुसीबत वाला, ठीक है। और थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हो गया अचानक कोई काम। आउट ऑफ ब्लू का मतलब अचानक, ठीक। एक था कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, वो था आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ बिना एक्सपेक्टेशन के अचानक हो जाती है तो हम कहते हैं आउट ऑफ ब्लू। और अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या हुआ, आसमान से गिरी मुसीबत, कोई दैवीय आपदा हो जाती है, या कोई बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी
हमारे अनुमान के जो घटना घटित हो जाती है वो थोड़ी निगेटिव घटना होगी, उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, When some unexpected bad news is received, देखो ध्यान रखना अनएक्सपेक्टेड होगा और बैड न्यूज होगी। जैसे his untimely demise at the age of 30, कोई आदमी है 30 की एज में उसकी डेथ हो जाती है, 30 भी कोई डेथ की एज होती है, तो अनटाइमली डिमाइज हो जाती है 30 पे, तो ये उसका 30 की एज में उसकी डेथ होना वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिज वाइफ, उसकी बीवी के लिए तो ये एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू ही होगा ना। तो ऐसे सेंस में बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यूज किया जाता है, जो बहुत बड़ी अचानक आई बहुत बड़ी मुसीबत होती है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब अचानक आई बड़ी मुसीबत, अचानक होगा और बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है ना, बात समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 13 नंबर पे। 13 नंबर पे है ब्लू ब्लड। तो ब्लू ब्लड भैया देखो किसी का खून नीला नहीं होता, पहली बात समझ लो कि खून नीला नहीं होता, लाल होता है। लेकिन जब ब्लू ब्लड कहोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, नोबल ब्लड। नोबल ब्लड का मतलब क्या हुआ, नोबल फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई ऐसा पर्सन जो किसी रईस खानदान में किसी नोबल परिवार में जन्म लिया हो, एरिस्टोक्रेटिक हो, वेल्दी फैमिली में रिच होता है, पैदा होता है, तो उसको कहते हैं ब्लू ब्लड। समवन फ्रॉम अ नोबल, कोई ऐसा व्यक्ति जो नोबल, एरिस्टोक्रेटिक और वेल्दी फैमिली से जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मेनी ऑफ द ब्लू ब्लड्स इन अ टाउन वर इनवाइटेड टू द रॉयल वेडिंग। ठीक है ना, तो बहुत सारे रईसों को, हमारे शहर के बहुत सारे रईसों को रॉयल वेडिंग में शाही शादी में बुलाया गया था। समझ गए ना, ब्लू ब्लड्स कौन सा होता है, रईसजादे, नवाबजादे, शहजादे, सब इनको कहा जाता है। ठीक है ना। अब आ जाओ 14 पर, ब्लू रिबन। ब्लू रिबन किसके गले में, टाई में ब्लू रिबन लगा होता है, ब्लू रिबन, फिर वही एरिस्टोक्रेटिक नोबल परिवार के लोग। तो सुपीरियर क्वालिटी या डिस्टिंक्शन के लिए यूज किया जाता है, बेस्ट ऑफ द ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 10 बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो उनको ब्लू रिबन कह दिया जाएगा। तो जो बेस्ट ऑफ द ग्रुप होता है उसको कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, अ ब्लू रिबन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है ना, ब्लू रिबन पैनल का मतलब क्या हुआ, टॉप क्लास के लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स का एक पैनल होगा, और इनवाइटेड टू इन्वेस्टिगेट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमेन्स। ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आया हमारे पास एक है वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून का मतलब ईद का चांद होना। ईद का चांद साल भर में एक बार दिखाई देता है, तो ईद का चांद होना। किसी किसी को कहा जाता है ना, भैया आप तो ईद का चांद हो गए हो, मतलब साल भर में एक बार दर्शन मिले जिसके, वो क्या हो गया, ईद का चांद हो गया, वंस इन ब्लू मून हो गया। ठीक है ना। हाँ, तो हमारी कोचिंग में कुछ बच्चे भी ऐसे पढ़ते हैं जो वंस इन ब्लू मून, तो कभी कभी जब आते हैं तो उनको मैं बोलता भी हूँ, कहा बच्चा वंस इन ब्लू मून, तो ठीक, तो मतलब समझ में, एक महीनों में 1 दिन दर्शन देते हैं, उन्हीं को कहा जाता है वंस इन ब्लू मून। ठीक है, अब आ जाओ वंस इन ब्लू मून का मतलब समझ में आ गया होगा। तो टू अकर एक्सट्रीमली रेयरली, जो एक्सट्रीमली रेयरली होता है, कभी कभार होता है, उनको कहा जाता है, या ओनली वंस इन लाइफ टाइम, जीवन भर में एक आध बार। खैर इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो कभी कभार वाला ठीक है ज़्यादा। माई ब्रदर इज़ वर्किंग इन अफ्रीका, मेरा भाई अफ्रीका में काम करता है, और ही हार्डली एवर हैज़ द टाइम टू कॉल अस, हमें फ़ोन करने की उसको फुर्सत नहीं मिलती है, तो कभी कभार फ़ोन करता, तो वी हियर फ्रॉम हिम, हमें उसकी हाल चाल मिलती है वंस इन ब्लू मून। मतलब क्या हुआ, कभी साल 6 महीने में एक बार फ़ोन करता है, तो वी हियर फ्रॉम हिम वंस इन ब्लू मून। ठीक, समझ में आ गया वंस इन ब्लू मून का क्या मतलब होता है। अब आगे आ जाओ, ब्लू में एक और बचा हुआ है, ब्लू कलर जॉब किसको कहते हैं। तो अब ये बताओ, ब्लू कलर जॉब का मतलब क्या हुआ, जिसकी कॉलर में पसीना हो जाता हो। किसकी कॉलर में स्वेट हो जाएगा बताओ, पसीने से नीली हो जाती है किसकी कॉलर, तो की कौन होगा, ये वर्कर होगा, ये लेबरर होगा। ठीक है ना, एसी में बैठ के काम करने वाला तो होगा नहीं है, तो ये वर्कर क्लास है। ठीक है, ये लेबर क्लास है। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब हुआ वो लोग जो फैक्ट्री में मशीनों पे काम करते हैं, जो पसीना बहाते हैं। और वाइट कलर, इसी के अपोजिट में क्या आ जाएगा, वाइट कलर जॉब।
वाइट कलर जॉब का मतलब ऐसे लोग जो सफ़ेद कपड़े पहन के ऑफिस में बैठते हैं, उनकी कॉलर गंदी नहीं होती, तो वो हो जाते हैं वाइट कलर जॉब वाले। तो वाइट कलर जॉब वाले कौन हो गए? जैसे मैनेजर हो गया, ऑफिसर हो गया, कैरियर हो गया, क्लर्क हो गया, कैशियर हो गया, ये लोग जो ऑफिसों में बैठ के काम करते हैं तो वाइट कलर वाले हो जाते हैं। और जो मेहनत मजदूरी करता है, जिसका पसीने से काली हो जाती है, उसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। अब आ जाओ, यहाँ जो लिखा हुआ है वो अभी तो मैं समझा रहा था, ठीक है। तो ब्लू कलर जॉब किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड एज लेबरर्स या फैक्ट्री वर्कर्स। नीचे आओ, दे गॉट रीड ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लू कलर वर्कर्स ड्यूरिंग द रिसेशन। आई वुड से दे डेफिनेटली सफर द मोस्ट। उन लोगों ने बहुत सारे ब्लू कलर वर्कर्स को निकाल दिया, मतलब फैक्ट्री के वर्कर्स को, लेबरर्स को निकाल दिया। मैं कह सकता हूँ कि उनके दिन बहुत बुरे चल रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देखो हमारा नेक्स्ट इडियम है क्या? ग्रीन। तो ग्रीन का मतलब होता है हरा। तो अब जब हम हरा हरा यूज करेंगे तो इसका मतलब ग्रीन ग्रीन नहीं होगा। ये इडियम्स हैं, यहाँ ग्रीन से कोई लेना देना नहीं होगा, शुरू में मैंने बताया था। तो टू बी ग्रीन, पहला मुहावरा क्या है? टू बी ग्रीन मतलब हरा होना। हरा होने का मतलब क्या हुआ कि पौधा भी छोटा है, परिपक्व नहीं हुआ है। आदमी के लिए लोग यूज करोगे कि ही इज़ ग्रीन येट नाउ, तो अभी वो ग्रीन है, मतलब क्या हुआ? अभी वो इमेच्योर है, अनएक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। एज से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है 40 साल का हो लेकिन बुद्धि से मेच्योर नहीं हुआ हो, तो ग्रीन कहा जाएगा। जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता उसको। समवन हु इज इमेच्योर, जो इमेच्योर है अभी, जो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको हम कहेंगे ग्रीन। जैसे ही कैन बी रेदर ग्रीन समटाइम्स, वो कभी कभी ग्रीन होता है, मतलब कभी कभी दिखाता है कोई इमेच्योर है, अभी मेच्योर नहीं हुआ है, तो इसलिए आई डोंट थिंक ही इज़ रेडी टू बी प्रमोटेड टू अ हायर पोजिशन इट, अभी उसको हायर पोजिशन के लिए प्रमोट करने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक वो ग्रीन है। बात समझ में आया? तो एज से रिलेटेड नहीं है ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाओ, तो एक मुहावरा है ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। मतलब क्या हुआ? गांव में एक मुहावरा है, या हिंदी साहित्य में भी एक मुहावरा है, केवल गांव की बात नहीं हुआ। आप कहेंगे बार बार इनके गांव क्या ही बात है। आप लोगों में भी सुना होगा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा, क्लास 6 से पढ़ते चले जा रहे हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वहाँ जाओ तो पता लगता है कि ओ, जो सुना था वैसा तो नहीं है। तो ऐसे ही चीज़ होती है। तो इसका मतलब हुआ दूर के ढोल सुहावने होते हैं, हकीकत कुछ और ही होती है। तो देखो, यूज्ड टू डिस्क्राइब, इसको यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब अ प्लेस दैट इज फार अवे, जो दूर होता है, एंड लुक्स बेटर देन वेयर यू आर नाउ, जहां आप इस समय हैं उससे ज़्यादा अच्छा लगता है वो दूर वाला, लेकिन वहां जाओ तो पता लगता है कि नहीं यार, हमारा ही अच्छा था, ये तो उतना अच्छा नहीं है। तो दूर में अच्छा ही लगता है। अब देखो आ गया, ही रियलाइज दैट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कब? When he saw that, जब उसने ये देखा कि his new job was not perfect and had its own problems too। पहले एक जॉब करते थे तो उस जॉब से संतुष्ट नहीं थे, दूसरी जॉब लगती थी उनको कि ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी है, उसको छोड़ के ये करने लगे तो समझ में आया कि ओहो, ये तो उससे भी गड़बड़ है, इससे अच्छी तो पहले वाली ही थी। तो उसको कहा जाता, अब उनको महसूस हुआ होगा ना कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ठीक है। तो 18 हो गया। अब आ जाओ 19 पे। तो हरे भरे में 19वां है ग्रीन थंब। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जिसका अंगूठा हरा होता है, थंब का मतलब अंगूठा या फिंगर का मतलब उंगलियां, जिसकी उंगलियां हरी हरी हों, जिसका अंगूठा हरा हरा हो। तो हरे अंगूठे वाले मतलब क्या हुआ? बहुत एक्सपर्ट होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, प्लांट्स वगैरह के मामले में बहुत एक्सपर्ट, बहुत माहिर, ठीक है, जिसका हाथ बहुत साफ होता है गार्डनिंग के मामले में, ठीक है। समवन विद ग्रेट टैलेंट फॉर गार्डनिंग, उसी को कहा जाता है ग्रीन थंब। दिस गार्डन यूज टू लुक सो ब्यूटीफुल, पहले ये गार्डन कभी बहुत अच्छा लगा करता था। व्हेन माई ग्रैंड फादर लिव्ड हियर, जब मेरे दादाजी यहाँ रहते थे, ठीक है। ग्रैंड मदर सी डेफिनेटली हैड ग्रीन थंब। अब ये सी ना करो भैया, यहाँ ही कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्रैंड फादर लिखा हुआ है। तो दादाजी निश्चित रूप से ग्रीन थंब थे, मतलब क्या हुआ? गार्डनिंग में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। अब आ जाओ 19 के बाद, ये रहा 20 है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है? एक राक्षस होता है, एक शैतान होता है। तो मॉन्स्टर हो गया राक्षस, कह लो दैत्य, ठीक है। जल्दी ही मैं इन लोगों पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत छोटा सा बनेगा, तो 8-10 वर्ड ही है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो मतलब क्या हरी आंखों वाला मॉन्स्टर? अरे नहीं यार, ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं जिसकी आंखें हरी होती हैं।
ये ऐसे यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो जेलस होते हैं, मतलब जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ठीक है, यूज देख लो, एवरीबडी कॉल्स हिम अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर बिकॉज ही इज एज जेलस, ही जेलस ऑफ, ठीक, एज ही जेलस ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ हिस क्लास, क्योंकि वो हर किसी से जलन करता है, हर किसी से ईर्ष्या करता है, तो उसे ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा जाता है। ठीक, समझ गए, ये था 20। अब आ जाओ गोल्ड पर, ठीक है ना, ये भी एक कलर होता है गोल्ड। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत अच्छा लगता है, गोल्ड लाने की कोशिश किया हूँ मैं, पर ये गोल्डन कलर मुझे लग नहीं रहा बहुत अच्छा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। आ गोल्डन हैंडशेक किसे कहते हैं? आ गोल्डन हैंडशेक, देखो, आ गोल्डन हैंडशेक उसको कहते हैं जब किसी आदमी को रिटायर होने पर बहुत सारा रुपया पैसा मिलता है। ठीक है, पेंशन मनी या गिफ्ट वगैरह के रूप में जब ढेर सारा पैसा मिलता है तो उसको कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। मीनिंग देखो, अ लार्ज सम ऑफ मनी दैट इज पेड टू अ रिटायरिंग मैनेजर या डायरेक्टर, ठीक है, या टू अ रिडंडेंट वर्कर। ठीक, जिसमें कोई मैनेजर है, डायरेक्टर है, या कुछ कोई बड़ा वर्कर है, तो उसे रिटायर होने पर जब ढेर सारा पैसा मिलता है उसी को कहते हैं गोल्डन हैंडशेक। देखो, द कंपनी चेयरमैन रिसीव्ड अ ह्यूज गोल्डन हैंडशेक व्हेन ही रिटायर्ड। बात समझ में आ गई होगी। आगे आ जाओ, लिखा है गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय किसे कहते हैं? देखो, गोल्डन बॉय एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडल ही जीते, कोई भी मेडल जीते, जिसने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और जो अपने क्षेत्र में हीरो माना जाता है, उसे कहते हैं। जैसे लिखा, अ मैन आइडियलाइज्ड। आइडियलाइज्ड का मतलब जिसको आइडल मान लिया जाता है। आइडल क्या होता है? मूर्ति को कहते हैं, जिसको प्रतीक मानता है, भगवान मान लिया जाता है, उस क्षेत्र का जो आइडलाइज कर दिया जाता है फॉर ग्रेट स्किल, यूजुअली इन स्पोर्ट खास तौर से। जैसे बाय मेनी ऑफ हिज फैंस, रोनाल्डो, जानते हो रोनाल्डो फुटबॉल खेल रहे थे, रोनाल्डो इज सीन एज द गोल्डन बॉय ऑफ हिज फुटबॉल टीम। ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, अगला इडियम है पिंक पर बना हुआ। पिंक कलर कैसा होता है? दिखाई तो दे रहा होगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने कोशिश की है थोड़ा कि जिस तरह का मुहावरा हो उस तरह का कलर यहाँ देने की। तो पिंक स्लिप का मतलब क्या होता है? पिंक स्लिप का मतलब होता है जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसको कार्ड पकड़ा दिया जाता है, यू आर टर्मिनेटेड। ठीक, तो अ टर्मिनेशन नोटिस, पिंक स्लिप को क्या कहते हैं? टर्मिनेशन नोटिस। समझ में आ गया। तो दे गेव मी माई पिंक स्लिप लास्ट वीक, उन्होंने पिछले सप्ताह मेरी पिंक सीट दे दी, पिंक स्लिप दे दी। सो आई हैव गॉट टू फाइंड अ न्यू जॉब नाउ, अब मुझे नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और क्या, तो उन्होंने मुझे पिंक स्लिप दे दी है। पिंक स्लिप का मतलब समझ में आ गया। पिंक बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा ना कलर, और मीनिंग पिंक स्लिप की बड़ी ही खतरनाक है। आगे आ जाओ, इन द पिंक ऑफ समथिंग। इन द पिंक ऑफ समथिंग का मतलब पिंक मतलब ब्लूमिंग हो जाता है, बहुत अच्छा। जैसे किसी को कहें इन द पिंक ऑफ हेल्थ, ठीक, तो इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छा हेल्थ, इन वेरी गुड हेल्थ। समझ में आया। माई ग्रैंड मदर लुक्ड ओवर सो वेल व्हेन आई सॉ हर, शी वॉज इन द पिंक ऑफ कंडीशन, मतलब क्या हुआ? बहुत स्वस्थ, बहुत हेल्दी कंडीशन में थी। खासतौर से हेल्थ के ही लिए यूज़ किया जाता है इन द पिंक ऑफ। वैसे इन द पिंक ऑफ हेल्थ कहा जाता है, ठीक है। इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मतलब बहुत अच्छा स्वास्थ्य जिसका होता है उसे कहते हैं इन द पिंक ऑफ हेल्थ। और पिंक का भी काम तमाम हुआ। अब आ जाओ रेड पर, देखो लाल लाल से लिखा हुआ है। रेड का मतलब हुआ टू बी सोन द रेड कार्ड, टू बी सोन द रेड कार्ड, जिसको लाल कार्ड दिखा दिया जाए। ये एक्चुअली कहाँ से लिया गया है? फुटबॉल से लिया गया है। अगर आप लोगों में कोई फुटबॉल खेला होगा या उसके रूल्स जानते होंगे, तो जब भी कोई फाउल होता है, जबकि भी कोई वो मतलब कोई नियम तोड़ता है, तो उसको रेड कार्ड दिखा दिया जाता है। रेड कार्ड का मतलब क्या हुआ? जाइए पवेलियन में बैठिए, आप खेल से बाहर हो गए, ठीक है। तो ये रेड कार्ड वहीं से उठा गया है। टू बी सोन द रेड कार्ड, इसका मतलब क्या हुआ? पिंक स्लिप पकड़ा देना, ठीक। जिसको रेड कार्ड दिखा दिया गया मतलब उसको पिंक स्लिप पकड़ा दी गई। थोड़ी देर पहले पिंक स्लिप पकड़ा था ना। तो टू बी डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब, आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो वही है टू गिव पिंक स्लिप या फिर टू शो द रेड कार्ड, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। द कंपनी अकाउंटेंट वाज शोन द रेड कार्ड आफ्टर दे फाउंड आउट ही वाज यूजिंग कंपनी मनी, कंपनी के पैसे को यूज कर रहा था फॉर पर्सनल गेन, तो उनको रेड कार्ड दिखा दिया गया, मतलब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। अब रेड पे अगला आ जाओ। अगला रेड वाला क्या कह रहा है भैया? टू बी इन द रेड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था
कि टू बी इन द ब्लैक एक था ये, और वही मैंने बताया था कि एक आएगा टू बी इन द रेड। तो इन द रेड का मतलब मैंने बताया था, इन द रेड का मतलब क्या हुआ, इन डेप्ट, कर्ज में होगा। और टू बी इन ब्लैक का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ डेप्ट होता, कर्जे के बाहर होना। तो वही वाला रेड यहाँ आ गया। तो जैसे हम कहें कि आई एम इन द रेड का मतलब मैं कर्ज में हूँ। टू बी इन डेप्ट, आई हैव गॉट 3 क्रेडिट कार्ड्स, मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड बिल हैं टू पे ऑफ, लौटाने के लिए। एट द मोमेंट आई हैड बीइंग इन द रेड, मुझे कर्ज में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट बीइंग इन द रेड, कर्ज में रहना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो टू बी इन द रेड का मतलब टू बी इन डेप्ट, और टू बी इन ब्लैक का मतलब होता है टू बी आउट ऑफ डेप्ट। अगला है टू बी आउट ऑफ रेड। तो टू बी आउट ऑफ रेड का मतलब वही इन द ब्लैक। टू बी आउट ऑफ रेड का मतलब क्या हुआ, टू बी आउट ऑफ डेप्ट या टू बी इन द ब्लैक, कर्ज के बाहर होना, हमारा कर्ज हमने चुका दिया। तो टू बी आउट ऑफ डेप्ट मतलब हुआ आउट ऑफ द रेड। बात समझ में आई। और कंपनी इज फाइनली आउट ऑफ द रेड नाउ, वी हैव मैनेज टू पे बैक आवर लोन एंड नाउ वी आर मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए और क्या यूज कर सकते थे, अगर मैं मुहावरे में पूछूं तो टू बी आउट ऑफ डेप्ट और टू बी आउट ऑफ रेड का मतलब हुआ टू बी इन ब्लैक। आगे आ जाओ, ये रहा 28 में क्या करें, रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब कोई ऐसी चीज होती है ना जो मार्केट में आते ही बिक जाए, खड़े खड़े हाथों हाथ बिक जाए, उसको कहते हैं रेड हॉट। समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग क्रिएटिंग मच डिमांड, जैसे द न्यू वीडियो गेम इज रेड हॉट। सम फैंस हैव बीन वेटिंग आउटसाइड स्टोर्स फॉर डेज टू गेट होल्ड ऑफ देम। समझ में आ गया, जिस चीज़ का लोग इंतजार कर रहे हो, बाजार में आई नहीं कि बिक गई, उसको कहते हैं रेड हॉट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, 29 है कैच समवन रेड हैंडेड। कैच समवन रेड हैंडेड का मतलब किसी को रंगे हाथों पकड़ना। ठीक, जैसे किसी चोर को चोरी करते हुए पकड़े, घूसखोर को घूस लेते हुए पकड़े, तो उसे कहा जाता है टू कैच समवन रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है ना। तो टू कैच समवन इन द एक्ट ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, एक्सप्लेनेशन देखो, ही केप्ट लाइंग टू मी अबाउट वेयर ही वाज गोइंग इन द इवनिंग्स। ठीक है, वो शाम को कहा जाता है, इसलिए वो हमेशा लगातार झूठ बोलता रहा। तो यस्टरडे आई फॉलोड हिम, कल मैंने उसका पीछा किया, एंड कॉट हिम रेड हैंडेड, और मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा। ही वॉज टेकिंग ड्रग्स, वो ड्रग्स ले रहा था, मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ा। वो काम करते हुए पकड़ना कॉट रेड हैंड होता है। अगला है रेड इन फेस। रेड इन फेस का मतलब क्या हुआ, गुस्साया हुआ नहीं। रेड इन फेस का मतलब गुस्साया हुआ नहीं, बल्कि शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड, ह्यूमिलिएटेड हो जाता है। जब हम किसी बात पर बहुत शर्मिंदा होते हैं तो हम लाल हो जाते हैं, शर्म के मारे लाल हो जाते हैं, उसी को कहते हैं रेड इन द फेस। आई वेंट रेड इन द फेस, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। व्हेन द टीचर टोल्ड मी ऑफ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर अराइविंग लेट, देर से आया था तो सबके सामने खड़ा करके उन्होंने मुझे डांटा, तो फिर मैं क्या हो गया, रेड इन फेस। ठीक, आगे आ जाओ, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे, ग्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक, ग्रेट और वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जो हमारी लाइफ का, हमारे इतिहास का। जैसे हम कहें कि इंडिया की हिस्ट्री में 15 अगस्त क्या है, 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेड लेटर डे हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अ डे दैट इज मेमोरेबल बिकॉज ऑफ सम इम्पोर्टेंट इवेंट, जिसको हम कहते हैं 15 अगस्त इज रेड लेटर डे ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे और क्या हो सकता है जी। अब आ जाओ रेड टैप। रेड टेप मतलब होता है लाल फीता। तो लाल फीता शाही क्या होती है, रेड टैपिज्म क्या कहा जाता है। देखो, पॉलिटिक्स में रेड टैपिज्म कहा जाता है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। रेड टेप का मतलब क्या हुआ, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। जब कहीं पर ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक ज़रा सा काम है, एक फॉर्म पर कोई सिग्नेचर लेनी है तो उनके यहाँ जाओ चेक कराओ, उनके पास जोर का, मतलब ऑफिस में 20 काउंटर पर भेजेंगे, सुबह से शाम हो जाएगी तो कहीं आपको 6 बजे सिग्नेचर मिलेगी, जो 5 मिनट का काम था उसमें दिन भर लग गया। तो इसको कहते हैं टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी या
रेड टेपिज्म इसी को कहा जाता है। रेड टेप का मतलब हुआ, देखो, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट द अमाउंट ऑफ रेड टेप, लेकिन इतनी ज़्यादा लाल फीताशाही है, इतनी ज़्यादा औपचारिकताएं हैं इन्वॉल्व इन द फ्रस्ट्रेटिंग, ये चीज़ हमको फ्रस्ट्रेट करने लगी, दैट इट ऑलमोस्ट मेक्स वांट आई गिव अप, मन कर रहा है कि इसको छोड़ दूँ, अब ना करूँ, तो इसको कहते हैं। ठीक, अब मीनिंग देखो, द टर्म यूज फॉर ब्यूरोक्रेटिक डिले, ब्यूरोक्रेटिक डिले का मतलब जब दफ्तरों में देर होती है या एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैंने कहा था टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, उसकी वजह से देर होती है, तो आदमी कभी कभी कोई काम शुरू करने के पहले ही छोड़ देता है, छोड़ो हटाओ कौन करे इसको, तंग आ गए हैं ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के। ठीक है, आगे आ जाओ, टू पेंट द टाउन रेड, टू पेंट द टाउन रेड का मतलब क्या हुआ, हर्षोल्लास, खूब मतलब एंजॉय करना, खूब चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे, तो ये होता है टू पेंट द टाउन रेड। जैसे जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, अब लोग पता नहीं छोटे रहे होंगे, नहीं छोटे तो नहीं रहे होंगे, काफ़ी बड़े रहे होंगे, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो यहीं हजरतगंज की सड़कों पर एक बाइक पे 3-3 4-4 लोग और लड़के बहुत हल्ला मचाते, ट्रैफिक पुलिस भी उस दिन कुछ नहीं बोल रही थी, ठीक है जाओ अच्छा। तो इंडिया की जो वर्ल्ड कप जीतने की खुशी थी उसको लोग एंजॉय कर रहे थे, कानून का भी उल्लंघन कर रहे थे, ट्रैफिक भी नहीं पालन कर रहे थे, लेकिन सब इतने ज़्यादा खुश थे कि किसी को कुछ कहा नहीं जा रहा था। तो दे पेंटेड द टाउन रेड, उन लोगों ने क्या किया था, टाउन को एकदम रेड पेंट कर दिया था। मतलब ऐसा नहीं है रेड पेंट करने का मतलब लाल रंग से पोत दिया, या वो क्या कहते हैं, पुकार खा के पान मसाला खा करके दीवारें उन्होंने पेंट कर डाली, तो आजकल तो ऐसे भी लोग दीवारें पेंट कर रहे हैं रेड, ठीक, मसाला खा खा के। लेकिन ये दोनों ही नहीं है, यहाँ मीनिंग है उसका टू गो आउट एंड हैव रियली गुड टाइम एट अ पार्टी। तो आई हैव मैनेज टू गेट बेबी सिटर फॉर द वीकेंड, ठीक है, अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए वीकेंड के लिए मैंने एक बेबी सिटर ढूंढ लिया है। सो लेट्स गो एंड पेंट द टाउन रेड, तो चलो चलते हैं, जश्न मनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब आओ 34 पे। 34 में क्या है, रोल आउट रेड कारपेट। रेड कारपेट जानते हो ना, बहुत भव्य स्वागत के लिए रेड कारपेट यूज किया जाता है। तो रेड कारपेट का मतलब क्या हुआ, रोल आउट रेड कारपेट, किसी के आगे आप रेड कारपेट रोल आउट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, जानदार शानदार भव्य स्वागत कर रहे हो, किसी का वार्म वेलकम कर रहे हो। देखो, टू ग्रीट अ पर्सन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, बड़ा सम्मान, एंड गिव देम अ बिग वार्म वेलकम, तो रोल आउट द रेड कारपेट बिफोर हिम। देखो लिखा है, व्हेन बराक ओबामा केम टू विजिट आवर स्कूल वी रोल्ड आउट द रेड कारपेट फॉर हिम। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे आ जाओ, 35 में 34 जैसा ही है पूरा का पूरा। 34 में क्या था, रोल आउट रेड कारपेट, ये था रोल आउट रेड कारपेट। यहाँ क्या लिखा है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट। तो दोनों बातें एक ही हैं, किसी के आगे रोल आउट करो, रेड कारपेट रोल आउट करो, या फिर उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दो, दोनों बातें तो एक ही है ना। मतलब समझ में आ गया होगा, टू रिसीव स्पेशल या रॉयल ट्रीटमेंट, या टू बी रिसीव्ड विद अ बिग वार्म वेलकम। जैसे माई आंट ऑलवेज गिव्स अस रेड कारपेट ट्रीटमेंट व्हेन वी गो टू विजिट हर, जब भी हम लोग वहाँ जाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं, तो एकदम रेड कारपेट वेलकम करती हैं, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट, बहुत वार्म वेलकम, एकदम खुशी से फूलाना सवाना गले लगा लिए, ठीक, बहुत भव्य स्वागत किया, तो उसको कहते हैं रेड कारपेट वेलकम। आप आगे आ जाओ, सिल्वर, ठीक है ना। तो ये सिल्वर, कलर सिल्वर आया कि नहीं, मैंने व्हाइट ही मिल गया था तो मैंने ब्लू में व्हाइट डाल दिया, आप सिल्वर समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो सिल्वर स्क्रीन किसके लिए यूज किया जाता है, सिल्वर स्क्रीन यूज किया जाता है सिनेमा के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो चलो, डू यू फैंसी गोइंग टू वॉच दैट मूवी ऑन द सिल्वर स्क्रीन टुनाइट, तो चलें सिनेमा दिखाएं। तो ये हो गया, सिल्वर स्क्रीन सिनेमा के लिए यूज किया जाता है। अगला है 37, कह रहे हैं टू बी बोर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ। सिल्वर स्पून इन माउथ का मतलब क्या हुआ, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। तो भगवान जी ने मुंह में नहीं डाला था चांदी का चम्मच। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस आदमी के पैदा होते ही उसको चांदी के चम्मच से दूध पिलाया गया, तो उसको कहा जाता है टू बी बोर्न इन सिल्वर स्पून इन माउथ। ठीक, मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, मतलब पैदा होते ही चांदी के चम्मच से दूध पिलाएगा, मतलब अमीर खानदान में पैदा हुए हैं, रईस खानदान में पैदा हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको कहता है बोर्न इन अ रिच फैमिली। आई डोंट थिंक सी नीड्स अ जॉब, मुझे नहीं लगता कि उसको किसी जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि सी इज़ बोर्न विद सिल्वर स्पून इन माउथ, क्योंकि वो तो बहुत रईस खानदान में पैदा हुई है, ठीक है। तो ये हो कि टू बी बोर्न इन विद सिल्वर स्पून इन माउथ। अब आओ 38 पर। 38 क्या कह रहा है, टू गिव समथिंग अ सिल्वर प्लेट।
किसी को मतलब कोई चीज़ सिल्वर प्लेट में दे रहे हो, किसी को चांदी की प्लेट में खाना दे रहे हो या कोई चीज़ दे रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को होल हार्टेडली कोई चीज़ ऑफर कर रहे हो। व्हेन समथिंग इज ऑफर्ड टू समवन होल हार्टेडली, जब आप किसी को कोई चीज़ पूरे मन से पूरे दिल से दे रहे हो तो कहा जाता है कि ऑफर या गिव समथिंग ऑन सिल्वर प्लेट। ठीक, जब आप किसी चीज़ को सिल्वर की प्लेट में रख के किसी को देंगे तो माना जाएगा आप उसको पूरे दिल से दे रहे हो। तो देखो एग्जाम्पल, आई ऑफर्ड माई हार्ट टू हिम, मैंने उसको अपना दिल दे दिया ऑन अ सिल्वर प्लेटर। या एंड ही टर्न्ड इट डाउन, टर्न डाउन का मतलब क्या हुआ, टर्न डाउन का मतलब जानना हो तो कल की डेट में मैंने फ्रेजल वर्ब पर एक वीडियो डाला था छोटा सा, जिसमें टर्न पर ही था, उसमें टर्न डाउन था। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, किसी ऑफर को ठुकरा देना। बात समझ में आए, किसी ऑफर को ठुकरा देना उसको कहते हैं टर्न डाउन। ठीक, तो आई ऑफर्ड माई हार्ट टू हिम ऑन अ सिल्वर प्लेट, मतलब मैंने उसको सिल्वर प्लेट में, मतलब होल हार्टेडली पूरे दिल से उसको अपना दिल दिया था, पर उसने ठुकरा दिया। ठीक, अफसोस, सिंपैथी है मुझे आपसे। ठीक है, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं, होता है इसे, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं। अब आ जाओ, अच्छा व्हाइट पर काम करते हैं। तो व्हाइट का मतलब रेज या शो व्हाइट फ्लैग। रेज या शो व्हाइट फ्लैग का मतलब क्या होता है, सफ़ेद झंडा दिखा देना। सफ़ेद झंडा किसकी निशानी, कायरता की निशानी है। किसी को आप सफ़ेद झंडा दिखा रहे हो उसका मतलब सरेंडर, तो एक्सेप्ट डिफीट या सरेंडर कर देना। देयर वाज सच अ हीटेड डिबेट गोइंग ऑन द कॉन्फ्रेंस रूम, दे वुड नेवर बैक डाउन। लोग कॉन्फ्रेंस रूम में इतनी हीटेड आर्गूमेंट कर रहे हैं, इतनी हीटेड डिबेट कर रहे हैं, वो कोई दबने वाला नहीं है। तो मैंने भैया मैंने सफ़ेद झंडा दिखा दिया, मतलब आई जस्ट रेज्ड माई व्हाइट फ्लैग इन द एंड, फाइनली मैंने व्हाइट फ्लैग दिखा दिया, भैया लो तुम ही जीते मैं हारा। ठीक है, तो ये होता है शो या रेज व्हाइट फ्लैग। ठीक है, सोल्जर्स पे लगाएंगे तो क्या कहोगे, ब्रेव सोल्जर्स नेवर शो व्हाइट फ्लैग, जो बहादुर सैनिक होते हैं कभी सफ़ेद झंडा नहीं दिखाते हैं। व्हाइट एलिफेंट क्या होता है जी, व्हाइट एलिफेंट का मतलब हुआ बहुत ही खर्चीला पोजीशन, मतलब यूजलेस एक्सपेंसिव पोजीशन। आपने कार खरीद ली, कमाई 15,000 रुपया महीना नहीं 10 लाख की कार खरीद ली, जो 6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, उसके बाद पीछे लाइन में खड़ी हो जाएगी, साल भर में एक बार निकाली जाएगी, तो वो क्या हो जाती है, व्हाइट एलिफेंट। द होंडा सिटी कार पार्क्ड इन द बैकयार्ड इज अ व्हाइट एलिफेंट फॉर मी। अगर हम साल भर में 6 महीने में एक दिन उसको निकालते हैं, ठीक है, महीने भर की कमाई उसमें पेट्रोल डलवा देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगी, व्हाइट एलिफेंट होगी। बात समझ में आया, व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, आगे आ जाओ। एक होता है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई ये हम लोगों में से ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। देखो बच्चा, व्हाइट लाई का मतलब होता है ना कि आप एक ऐसी झूठ बोल रहे हो जो इसलिए बोल रहे हो कि जिससे बोल रहे हो उसका दिल ना दुखे। सच बोलने से उसको तकलीफ होगी, सच बोलने से उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। अगर ये छोटा सा प्यारा सा झूठ बोल लेंगे तो उनको कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, उनको बुरा नहीं लगेगा। हाँ, इसमें अहित किसी का नहीं होना चाहिए, बस याद रखना। ये ऐसी झूठ होनी चाहिए जिससे किसी का अहित ना हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो और किसी को खुशी मिल जाए उससे, तो वो व्हाइट लाई कहा जाता है, अ व्हाइट लाई। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा झूठ बोलना सही है कि गलत है, ये नहीं बोलूँगा। अगर ये बोल दूंगा तो बड़ी बहस का विषय बन जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू एक्सटेंड द इशू। एक्सटेंड नहीं करना चाहता, बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह की झूठ को व्हाइट लाई कहते हैं। अब इट डिपेंड्स ऑन यू, यू शुड कंसीडर इट गुड और बैड, आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो, तो व्हाइट लाई का मतलब अ लिटिल या हार्मलेस लाई। हार्मलेस लाई का मतलब एक ऐसी लाई, एक ऐसी झूठ जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। टोल्ड इन ऑर्डर टू बी पोलाइट एंड अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग, इसलिए बोल दिया जाता है कि सामने वाले की फीलिंग को ठेस ना लगे, बस। ठीक है, अब आगे देखो। आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ वर्क सो आई टोल्ड माई बॉस
टू लाई, तो मैं उससे एक वाइट लाई बोल दिया एंड सेड दैट अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, कि मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मतलब झूठ बोलूँगा तो नहीं बुरा लगेगा, इसलिए एक ऐसी झूठ बोला जिससे ना उनका नुकसान था ना हमारा नुकसान था, हो गया। आगे आ जाओ व्हाइट कलर जॉब में। जब ब्लू कलर जॉब बता रहा था तब मैंने बताया था व्हाइट कलर जॉब। तो ब्लू कलर जॉब क्या थी वो याद करके बताओ जरा। तो ब्लू कलर जॉब थी जो वर्कर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, पसीने से जिनकी कॉलर गंदी हो जाती है। अच्छा, व्हाइट कलर जॉब कौन से होगा? वो लोग जो व्हाइट कपड़े पहन के आए हैं और जिनकी कॉलर गंदी नहीं होती। तो जो मजदूरी करता है वो व्हाइट कपड़े नहीं पहनता है, क्योंकि वो बहुत गंदा होगा। जो ऑफिस में काम करता है वो सफ़ेद शर्ट पहनता है, क्यों? क्योंकि गंदी होनी नहीं है। तो ऑफिस का काम करने वाले लोग, मतलब वो लोग जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कपड़े वही पहनते हैं जिनको मजदूरी नहीं करती हैं, जिनको ऑफिशियल काम करना है, उसको कहा जाता है व्हाइट कलर जॉब। द टर्म यूज फॉर ऑफिस वर्कर्स। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ वैकेंसीज फॉर व्हाइट कलर वर्कर्स एट द मोमेंट बट हार्डली एनीवन इज अप्लाइंग फॉर देम। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आ जाओ येलो। तो कलर है एक येलो, बड़ा खूबसूरत सा रंग होता है येलो, किसी किसी को बहुत पसंद होता है। तो येलो बेलीड किसको कहा जाता है? बेली मैंने पेट। येलो बेलीड किसको कहा जाता है? कावर्ड के लिए या एक्सट्रीमली टिमिड के लिए। कोई ऐसा आदमी जो हद से ज़्यादा कायर डरपोक हो। कुत्ता भौंका तो खिड़की दरवाज़ा बंद करके बिस्तर के नीचे घुस जाते हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है वाइट येलो बेलीड। ठीक है, येलो बेलीड मतलब निहायत ही कायर और डरपोक आदमी। चिकन हार्टेड जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, चिकन हार्टेड, चूजे जैसा दिल होता है। तो एक्सप्लेनेशन देखो, देयर इज नो पॉइंट इन आस्किंग हिम व्हाट टू डू। उसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। ही इज अ येलो बेलीड कवर्ड, वो एक येलो बेलीड कवर्ड है। एंड वोट स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है वो खड़ा नहीं होने वाला, वो उस लड़ाई में भाग लेने वाला नहीं है। अब आ जाओ 44 येलो जर्नलिज्म क्या होता है? व्हाट इज येलो जर्नलिज्म? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, मतलब आजकल के समय में इन द प्रेजेंट सिनेरियो दिस वर्ड, दिस फ्रेज, दिस इडियम इज मोस्ट रिलेवेंट। आज के सिनेरियो में ये एकदम से रिलेवेंट है। जितने भी न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल हैं, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी पर जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, आई थिंक कि 95% येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर तो खैर कहो ही मत। यूट्यूब पे अगर न्यूज़ आ रही है तो फिर सुनने और देखने लायक नहीं, एक आधो चैनल छोड़ के। अच्छा, येलो जर्नलिज्म होता क्या है? येलो जर्नलिज्म होता है जब सच्चाई और हकीकत से दूर केवल सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते हैं। सच्चाई कुछ होगी, उसमें इतना नमक मिर्च इतना मसाला लगाएंगे वो सनसनीखेज बना देते हैं उसको कि सच्चाई कहीं उसी में दम घुट जाता है, सच्चाई का घुट के मर जाती है, सच्चाई से दूर लेके भाग जाते हैं इसको। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ, द टाइप ऑफ जर्नलिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द सेंसेशनल एंड ल्यूरिड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द न्यूज रेदर देन द ट्रुथ। एग्जाम्पल देखो, आवर टीम लीडर सीम्स टू बी सेलिंग अंडर द फॉल्स कलर्स, आई डोंट थिंक ही रियली अंडरस्टैंड्स व्हाट इज सपोज टू बी डूइंग। बात समझ में आ गई? तो ऐसे होते हैं ये येलो जर्नलिज्म के लोग होते हैं। एक्सप्लेनेशन ठीक है, हमको लगता है ये ठीक नहीं बना, तो अब ये समझ लो, इसको ऐसे यूज कर दो कि इन ऑर्डर टू रिसीव टीआरपी, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर टीआरपी नाउअडेज मीडिया इज यूजिंग येलो जर्नलिज्म। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आजकल मीडिया जो है वो क्या कर रहा है? येलो जर्नलिज्म का सहारा ले रहा है, सनसनीखेज खबरें फैला रहा है। अब आ जाओ 45 एंड लास्ट ऑफ टुडे, विद फ्लाइंग कलर्स। विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है जीत के साथ, विद फ्लाइंग कलर्स। इसमें कोई खास कलर नहीं लगा है, केवल कलर्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जीत के साथ, विद फ्लाइंग कलर्स। टू कंप्लीट समथिंग विद ग्रेट डेस्टिनेशन एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स। अब यूज देखो, आई डिडंट थिंक शी वुड डू सो वेल, मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कर पाएगी इन द फाइनल एग्जाम, बट शी पास्ड इट विद फ्लाइंग कलर्स। लेकिन वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। मतलब क्या हुआ कि वो जीत के साथ आई। तो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या हुआ? जीत के साथ। आवर टीम रिटर्न टू आवर कंट्री विद फ्लाइंग कलर्स। हमारी टीम देश लौट कर आती है किससे? विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब क्या हुआ? जीत के साथ, बड़ी जीत के साथ। ये हो गया विद फ्लाइंग कलर्स। तो ये थे हमारे आज के 45 इडियम्स। ठीक है, कितने थे कुल? 45 इडियम्स। ये सब के सब किस पर बेस्ड थे?
कलर पर बेस्ड थे। आई थिंक इससे ज़्यादा कलर पर बेस्ड इडियम्स अभी आए नहीं हैं, जो आए हैं वो सब हमने ढूंढ डाले। ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा बॉडी पार्ट्स पर। ठीक, पक्का बता दे रहा हूँ कि ये बॉडी पार्ट्स पर अगला बनाएंगे, जो मतलब आर्म पर, येलो पर, आई पर, ऐसे, जिसे ब्लू बियर्ड कह दिया। ब्लू बियर्ड का मतलब नीली दाढ़ी वाला, वो हम मीनिंग कुछ और होगी, बताएंगे उस समय क्या होगा। आइज पर, हेयर पर, दाढ़ी पर, मतलब बहुत सारे चीज़ों पर इडियम्स बनेंगे, या ब्लड वगैरह पे। बॉडी पार्ट में चाहे जो हो सकता है, अंदर का बाहर का कुछ भी हो, किडनी, लीवर, हार्ट, सब उसी में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स पर बनाएंगे अगला वाला सेशन। और इडियम्स इसी तरह सेगमेंटेड जो 2-3 होंगे, उसके बाद एक एनिमल वाला बना देंगे ना, बर्ड्स और एनिमल्स वाला, एक बॉडी पार्ट्स वाला बना देंगे, और एक कलर्स पे बना ही दिया, फिर सेगमेंटेड खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक इसमें हम देंगे मिसलेनियस का। मिसलेनियस का मतलब जो किसी सेगमेंट पर बेस्ड नहीं होगा, फ्री होगा, जैसे उसमें भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये इडियम जो हमने कलर पर आज ये सेशन किया, ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा और यूजफुल तो है ही। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर ओपिनियन, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।